नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कुक्कुट रोग सेकंड। यह चैप्टर आपका पशुपालन का है और नए ब्लूप्रिंट के आधार पर यह चैप्टर आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके 2 OT तथा 3 नंबर का एक प्रश्न आपका बनेगा। तो 5 आपके जो है नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो, क्योंकि यदि हमने इसके लास्ट में सभी OT भी रखे हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बस इतना देख लीजिए, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। और बच्चे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 तारीख से गवर्नमेंट वालों की स्टार्ट हो रही हैं। तो सभी बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ें और जो भी क्वेश्चन आंसर उनको हल करना हो तो हमारे वीडियो से सॉल्व करें। सभी छात्र, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि बिना देख के लिखें, और यदि बिना देख के नहीं लिखते हैं तो आप लोग देख कर भी लिख सकते हैं। हमारी सभी वीडियो से कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है छात्रों, चलिए अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। आपका ज़्यादा समय हम लोग खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, मुर्गियों के रोग का वर्गीकरण कीजिए। बच्चों, मुर्गियों के रोग का वर्गीकरण कारण के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया है उसको आप लोग देख सकते हैं। कारण के आधार पर सबसे पहला जो रोग है वो है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं? यह रोग विषाणु या वायरस से फैलते हैं। इंग्लिश में वायरस कहते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं। ये चीज़ अच्छी तरह जानते हैं। और कौन कौन से रोग हैं? जैसे रानीखेत है, बर्ड फ्लू, फॉल पॉक्स। ये रोग आपके किसके द्वारा होते हैं? ध्यान रखें, ये रानीखेत, बर्ड फ्लू और फॉल पॉक्स रोग विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। दूसरे हैं बच्चों जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग वे रोग जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं, जैसे आपका चिरकालिक श्वसन है, कुक्कुट क्षय। कुक्कुट क्षय मतलब जो टीबी बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोला जाता है। चिरकालिक श्वसन और कुक्कुट क्षय है बीमारी जीवाणु के द्वारा होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका कवक रोग। तो कवक रोग दाद है, खाज, खुजली, ये बीमारी आपकी किसके द्वारा होती है? कवक या फंगस के द्वारा फैलने वाली ये बीमारी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परजीवी रोग। परजीवी रोग कॉक्सिडियोसिस है, किलनी का बुखार। कॉक्सिडियोसिस और किलनी का बुखार आपका परजीवी जनित ये बीमारी है। पोषकहीनता रोग बच्चों, ये सूखा रोग है। और पैरोसिस, सूखा रोग, पैरोसिस, ये सूखा रोग है, इसको हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। और यह रोग आपकी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे वर्गीकरण जाना, बहुत सिंपल वर्गीकरण दे रखा है कि विषाणु जनित कौन से रोग हैं, जीवाणु जनित, कवक जनित, परजीवी और पोषकहीनता वाले जो रोग हैं उनको सब आपने अच्छी प्रकार से देख लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि OT यदि पूछा जाएगा तो यहाँ से OT आपका बन सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु या जीवाणु से होती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग जो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। रानीखेत बीमारी का कारण, लक्षण, बचाव एवं उपचार लिखिए। जी हाँ बच्चों, 3 नंबर पर प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक से हम लोग अलग अलग से अध्ययन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए, यह मुर्गियों की एक भयंकर संक्रामक बीमारी है। ध्यान रखना, रानीखेत बीमारी एक भयंकर संक्रामक बीमारी है। और यह बीमारी सर्वप्रथम इंग्लैंड में न्यू कैसल्स नामक स्थान पर सन 1906 में देखी गई थी। विशेष याद रखना, क्योंकि OT में ये प्रश्न जरूर बन सकते हैं कि यह बीमारी सर्वप्रथम कहाँ देखी गई? इंग्लैंड में या पश्चिमी देशों में। कब देखी गई? सन 1906 में न्यू कैसल्स नामक स्थान पर। और भारत में सन 1928 में उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर इसको देखा गया। बच्चों, सन 1928 में उत्तराखंड था नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ। तो ध्यान रखें, अगर उत्तर प्रदेश भी आता है तो ये सही माना जाएगा। आजकल उत्तराखंड में, याद रखें। तो रानीखेत नामक स्थान पर इस बीमारी को देखा गया, इसलिए इस बीमारी का नाम रानीखेत पड़ गया। इंग्लैंड में इसे न्यू कैसल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसको न्यू कैसल्स नामक स्थान पर देखा गया था। तो जिस स्थान पर जिसको देखा गया उसी के हिसाब से इसका क्या रख दिया? नाम रख दिया। कारण याद रखना, कारक इसका होता है पैरामिक्सो विषाणु। यह बीमारी पैरामिक्सो नामक विषाणु के द्वारा होती है। ये विशेष याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है OT के रूप में। बाकी 3 नंबर में बनेगा, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। आगे हम बात करें रानीखेत बीमारी के लक्षण की। अलग से क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो उसी प्रकार से देखो, मैंने तो कई पॉइंट पढ़ाए हैं वैसे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग भूलें नहीं। सबसे पहला तो ये है बच्चों आपका कि मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी आती है। रानीखेत बीमारी का प्रमुख लक्षण है कि मुर्गियों को सांस लेने में क्या आती है? दिक्कत आती है, परेशानी आती है। इसके बाद दूसरा है
मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती हैं। जी हाँ, जब उनको सांस लेने में परेशानी आती है तो वो क्या करती हैं, मुंह खोलकर फिर सांस लेना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, प्रमुख लक्षण है, याद रखिएगा क्योंकि ओटी में भी ऐसे पूछ सकता है, बताइए मुर्गियां मुंह खोलकर किस बीमारी में सांस लेती हैं। तो याद रखें, रानीखेत बीमारी का यह प्रमुख लक्षण है। बच्चों, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आती है। याद रखना, रानीखेत बीमारी में सांस लेते समय किसकी आवाज़ आती है, जब वो सांस लेती है मुर्गियाँ तो सीटी की आवाज़ आती है। मुर्गियों को छींक आने लगती हैं। जी हाँ बच्चों, मुर्गियाँ छींकने भी लगती हैं इस बीमारी में, ये भी आपको याद रखना है। रानीखेत बीमारी का नेक्स्ट लक्षण है, मुर्गियाँ छींकने भी लगती हैं। बच्चों, मुर्गियाँ हाँपने भी लगती हैं। मुर्गियाँ क्या करती हैं, हाँपने भी लगती हैं और मुर्गियों के सिर एवं गर्दन पर लकवा मार जाता है। उनकी गर्दन या सिर टेढ़ा पड़ के रह जाता है। तो याद रखिएगा, मुर्गियों को क्या मार जाता है इस बीमारी में, लकवा भी मार जाता है, पैरालाइसिस इसको हम लोग बोलते हैं। और सातवां है, मुर्गियों को हरे पतले दस्त भी होने लगते हैं। ये भी याद रखेंगे, मुर्गियों को हरे पतले दस्त भी होने लगते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बता दिए। अब बताइए, कोई सा भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाए आपका रानीखेत बीमारी के लक्षण, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी प्रकार से आप इसका आंसर एग्जाम में ज़रूर देकर आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों, आपकी पीईटी का तो कल रिजल्ट आ ही गया। जो बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा होगा आपका। आगे हम लोग जो है आपकी क्लास पीएटी की स्टार्ट करेंगे, ये सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। और जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो आपके 600 रुपये पे करके और अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकता है, तीनों ही सब्जेक्ट की। ठीक है ना, जिसको ज़रूरत है वही बच्चा ले और जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना ले। ठीक है ना, जिसको पीडीएफ चाहिए वो 600 रुपये पे करके और तीनों पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव लिखिए। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले इसमें से एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूं कि रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव ये दे रखा है। ये प्रश्न जो है ना, ये कैसा भी पूछ लिया जाए। जिस प्रकार से हमने पशुओं के रोग पढ़े थे वहां पर भी मैंने एक ट्रिक बताई थी और यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि किसी भी बीमारी की रोकथाम या बचाव पूछा जाए आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, क्योंकि 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो 3 पॉइंट तो बिल्कुल सेम टू सेम सभी बीमारियों में होते हैं। ध्यान रखें आप लोग, ये बात मेरी समझ लेना आप लोग कान खोल करके कि किसी भी बीमारी की रोकथाम या बचाव पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से उस प्रश्न में लिखना है। सिर्फ जो बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है, जिस भी बीमारी के बारे में, उसके बारे में वहाँ पर पॉइंट लिख देना। जैसे हमें रानीखेत की बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले तो अस्वस्थ मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। पहला बचाव तो यह है कि अस्वस्थ मुर्गी कोई है तो स्वस्थ मुर्गी से उसको अलग कर देना चाहिए। दूसरा है, मुर्गीशाला की साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। कौन सी दवा से? कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। तीसरा है, मुर्गीशाला के बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए, फिनाइल से धोना चाहिए। जी हाँ, जो मुर्गीशाला है, कुक्कुटशाला है, वहाँ पे जो बर्तन मुर्गियाँ जिसमें पानी पीती हैं या भोजन करती हैं तो उनको धोने के लिए फिनाइल का उपयोग करना चाहिए, फिनाइल से उनको धोना चाहिए। मरी हुई मुर्गियों को गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए, क्योंकि यदि मुर्गियाँ मर जाती हैं तो मुर्गियों को या तो गाड़ दें या जला देना चाहिए, जिससे संक्रमण ज़्यादा ना फैले। नेक्स्ट है आपका, रानीखेत बीमारी का टीका लगवाना चाहिए। जी हाँ, रानीखेत बीमारी की वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये विशेष याद रखना। और बीमारी की सूचना निकट के चिकित्सालय में देना चाहिए। यदि बीमारी फैल रही है तो उसकी सूचना पास के जो निकट का आपका हॉस्पिटल है वहाँ पर ये जानकारी चिकित्सालय में दे देना चाहिए। तो रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव की बात करें या कोई सा भी रोग, अभी आगे भी और भी पढ़ेंगे रोग, तो उसी में भी इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे है इंपॉर्टेंट, बर्ड फ्लू क्या है, इसके लक्षण लिखिए। तो सब जानते हैं बर्ड फ्लू एक वायरस है, इससे फैलने वाली एक अति संक्रामक बीमारी है जिसमें मुर्गियां बहुत तेजी से मरती हैं। बर्ड फ्लू के बारे में जरूर याद रखना आप लोग। बर्ड फ्लू एक रोग है जो कि विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। और इस रोग में क्या होता है, बहुत संक्रामक रोग होता है। यह जो रोग होता है आपका, इसमें मुर्गियां बहुत तेजी से एकदम मर जाती हैं। सबसे मुख्य लक्षण उसका यही है कि मुर्गियां एकदम से मरने लगी, समझ लीजिए उनमें बर्ड फ्लू फैल चुका है। आगे बच्चों, ये बर्ड फ्लू रोग है, इसको सबसे पहले महाराष्ट्र में 2006 में देखा गया था। हमारे भारत में कब देखा गया? सन 2006 में महाराष्ट्र राज्य में इसको देखा गया था। ये ओटी के रूप में आप जरूर याद रखिएगा। लक्षणों की यदि बात कर रहे हैं तो पहला लक्षण है कि मुर्गियों के मुंह एवं नाक से लार आने लगती है।
याद रखें, मुर्गियों की मुंह नाक से क्या आने लगती है, लार आने लगती है। इसका जो मुख्य लक्षण है, मुर्गियों को यदि बर्ड फ्लू होता है तो ये पहला लक्षण। दूसरा है मुर्गियों की गर्दन मुड़ जाती है, यानी लकवा भी मार जाता है। ये अपने रानीखेत में भी पढ़ा, यहाँ पर भी आप लोग पढ़ रहे हो कि मुर्गियों को लकवा मार जाता है, उनकी गर्दन एक साइड में मुड़ जाती है। तीसरा है मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी आती है। ये वाला पॉइंट हमने रानीखेत में भी पढ़ा, बर्ड फ्लू में भी हम इसे यहीं पे पॉइंट पढ़ रहे हैं कि मुर्गियों को सांस लेने में भी क्या आती है, परेशानी आती है। मुर्गियों को लगातार दस्त होते हैं तथा भारी संख्या में मुर्गियां क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, मुर्गियों को लगातार दस्त होते हैं और मुर्गियां क्या है, भारी संख्या में मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। पांचवा है गर्दन एवं आंखों के आसपास का रंग कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, गर्दन एवं आंखों के आसपास का रंग कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है। तो ये आपके कौन से बर्ड फ्लू रोग के लक्षण हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और यहाँ से आप लोग उसका आंसर अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, मुर्गियों को बाह्य परजीवी से बचाने के उपाय लिखिए। बाहरी परजीवी क्या होते हैं हम लोग जानते होंगे। बाहरी परजीवी से बचाने के उपाय क्या होंगे, पहले तो बाहरी परजीवी क्या होते हैं ध्यान रखना। परजीवी का मतलब होता है इसके ऊपर किलनी, जूं, पिस्सू, ये परजीवी होते हैं, बाहरी परजीवी हैं, बाहर के ऊपर रहते हैं मुर्गियों के, आपने देखा। तो इनसे बचाव के लिए हम लोग क्या करें, ये तो खैर पशुओं में भी सबसे ज़्यादा ये समस्या रहती है और मुर्गियों में भी ये समस्या रहती है बाहरी परजीवियों की, ठीक है ना। आउटरनल इसको जो आपके पैरासाइट हैं, पैरासाइट बोला जाता है वैसे इनको, क्योंकि ये पर यानी पराया और जीवी यानी जीवित रहना, ये पर यानी दूसरों पर ही जीवित रहते हैं। किलनी, पिस्सू जो भी हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो कैसे कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं बच्चों, मुर्गियों को उम्र के अनुसार अलग अलग समूह में रखना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि जो मुर्गियां हैं, जैसे कोई 10 सप्ताह की है, कोई 8 सप्ताह की है, कोई 2 सप्ताह की है, तो सबके अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए। जितनी उम्र के अनुसार, किसके अनुसार, उम्र के अनुसार अलग अलग उन्हें ग्रुप में रख देना चाहिए। इसके बाद मुर्गी साला शुष्क रहना चाहिए, भी ध्यान रखना। मुर्गी साला कैसी होना चाहिए, शुष्क, मतलब उसमें नमी की मात्रा कम से कम होना चाहिए, जिससे जो बाहरी परजीवी हैं वो ज़्यादा फैल ना सकें, ठीक है। तीसरा है मुर्गियों को संतुलित आहार देना चाहिए, ठीक है। मुर्गियों को कैसा आहार, बैलेंस डाइट उनको देना चाहिए। चौथा है बच्चों, नई खरीदी गई मुर्गियों को अन्य मुर्गियों से 10 से 15 दिन अलग रखना चाहिए। मान के चलिए आप कहीं से मुर्गियां खरीद के लाए और नई, तो उन मुर्गियों को, जो अपने घर पर नई मुर्गियां मुर्गी कुक्कुटशाला में, उनसे उनको 10 से 15 दिन अलग रखना चाहिए। क्यों, उससे जो परजीवी है ना उनको फैल ना सके, उनको लग ना सके, नहीं तो उनको दिक्कत हो जाती। मान के चलिए जो आप मुर्गी लाई और वो उसमें कोई पहले से संक्रामक बीमारी है, तो ये मुर्गियों में भी वो फैल सकती है। मुर्गीशाला में प्रति माह कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे जो परजीवी हैं वो नष्ट हो जाए। इससे कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, चिरकालिक श्वसन रोग के कारण एवं लक्षण लिखिए। चिरकालिक जो श्वसन रोग होता है, सब लोग इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसका चिरकालिक श्वसन जो रोग है, ये आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु से होता है। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करें बच्चों, तो लक्षण इसके क्या हैं, देखिए आप लोग। सबसे पहला इसका लक्षण है बच्चों, मुर्गियों को सांस लेने में बहुत कष्ट होता है। आपने तीनों पॉइंट में यही पढ़ा कि मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तीनों रोगों में। पहली बात तो सांस लेते समय घुड़घुड़ की आवाज़ आती है, ये याद रखना। चिरकालिक श्वसन का मुख्य जो लक्षण है, जब मुर्गियां सांस लेती हैं तो घुड़घुड़ की आवाज़ आती है। और रानीखेत बीमारी में क्या पढ़ा था आपने, जब मुर्गियां सांस लेती हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। तो दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, थोड़ा सा आप लोग याद जरूर रखिएगा। मुर्गियों का सिर हिलने लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुर्गियों का सिर हिलने लगता है चिरकालिक श्वसन रोग में। नेक्स्ट है आपका बच्चों, मुर्गियों का मुंह खोलने पर पिछले भाग में पीला गाढ़ा पदार्थ जमा हुआ दिखाई देता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि मुर्गियों का अगर मुंह खोले हम लोग, खोल कर देखें तो पिछले वाले भाग में हमको पीला पीला पदार्थ जमा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये चिरकालिक श्वसन या दीर्घकालिक श्वसन रोग का प्रमुख लक्षण है। आपको उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में ये चीज़ आ रही होगी। आगे बात करेंगे रानीखेत और बर्ड फ्लू का उपचार किस प्रकार से, क्योंकि दोनों वायरस जनित बीमारी हैं, विषाणु जनित बीमारी हैं। लगभग इनका उपचार या ट्रीटमेंट, चिकित्सा बिल्कुल एक जैसी की जाएगी, ठीक है। चलिए कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह कि चूजे जो होते हैं ना, उनको एपस्ट्रेन वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगवाना चाहिए कह सकते हैं हम लोग, चूजों को एपस्ट्रेन वैक्सीन लगवाना चाहिए।
दूसरा है कि जो प्रौढ़ मुर्गियां हैं उनको मुक्तेश्वर वैक्सीन का टीका लगवाया जाए। उनको कौन सी वैक्सीन का? मुक्तेश्वर वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। जो प्रौढ़ मुर्गियां हैं वो, चूजों को नहीं, प्रौढ़ जो आपकी आपकी लगभग 2-3 महीने की मुर्गी है उसके लिए। उन्हें पानी के साथ साथ एंटीबायोटिक भी दिया जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। ये तो आपका रानीखेत बीमारी का उपचार है। इसके बाद यदि बर्ड फ्लू का उपचार देखा जाए तो देखिए आप लोग, समय समय पर मुर्गियों का परीक्षण करते रहना चाहिए, समय समय पर उनका टेस्ट करें। और दूसरा है, मुर्गियों को संक्रमण फैलने पर मुर्गियों को जला देना चाहिए या उनको गाड़ के, मतलब गाड़ देना चाहिए, वह गड्ढा खोद के बसे। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन रोगों का उपचार या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये है आपका इस क्वेश्चन का लास्ट, आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम ओटी आपको कराएंगे, है ना। देखिए बच्चों, खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस बीमारी के लक्षण लिखिए। कॉक्सीडियोसिस बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ, एक जो प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा बीमारी फैलती है। इसमें क्या होता है, मुर्गियों में ज़मीन पर रक्तयुक्त बीट करती हैं। पहली बात तो रक्तयुक्त क्या करती हैं? बीट करती हैं। मुर्गियों की कलंगी पीली पड़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा रोग है जिसमें कलंगी पीली पड़ती है? याद रखना है, कॉक्सीडियोसिस नामक बीमारियों में मुर्गियों की जो कलंगी होती है उसका रंग पीला हो जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, मुर्गियां लड़खड़ाने व ऊँघने लगती हैं। मुर्गियां लड़खड़ाने व ऊँघने लगती हैं। दस्त आते हैं मुर्गियों को, बदबूदार दस्त लगते हैं। मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं या बंद ही बिल्कुल कर देती हैं। तो ये खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग के लक्षण हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सभी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके ओटी भी हैं 2 नंबर के, यदि आप उनको पढ़ लीजिए तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए आप लोग ओटी जो आपके हैं उनको देखिए बच्चों। ओटियों को सबसे पहला पॉइंट है, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होती है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। यदि थ्योरी पढ़ लिए तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा है, रानीखेत बीमारी को न्यूकैसल्स नाम से भी जाना जाता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसको 1906 में जब इसको इंग्लैंड में देखा गया न्यूकैसल्स नामक स्थान पर, तो इसको न्यूकैसल्स नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है, रानीखेत बीमारी का टीका जीवन में एक बार लगता है। ठीक है ना। रानीखेत जो बीमारी है इसकी जो वैक्सीन लगाई जाती है वो जीवन में एक बार ही लगाई जाती है। रानीखेत बीमारी चूजों को सबसे प्रमुख बीमारी है चूजों की, याद रखें ये सबसे ज़्यादा चूजों में फैलती है और चूजों की सबसे खतरनाक बीमारी इसको कहा जा सकता है। चिरकालिक श्वसन रोग मुर्गियों में, अभी पढ़ा रहा था मैं आपको, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु से होता है। अभी पढ़ाया आपको चिरकालिक श्वसन माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु से ये होता है। इसके बाद अंतःपरजीवी आंत में पाए जाते हैं। अंतःपरजीवी कहाँ पाए जाते हैं? मुर्गियों की आंत में ये पाए जाते हैं। टीकाकरण द्वारा मुर्गियों के शरीर में संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। मुर्गियों को यदि वैक्सीन लगाई जाती है तो उनके अंदर एंटीबॉडी आ जाती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंतर्गत आ जाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करें, नेक्स्ट है आपका किलनी बुखार। किलनी जो बुखार होता है यह स्पायरोचीटा गैलीनेटम नामक जीवाणु से होता है, ध्यान रखें। और बर्ड फ्लू मुर्गियों में होने वाला सबसे खतरनाक हो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बर्ड फ्लू जो बीमारी है ये सबसे खतरनाक बीमारी है मुर्गियों की, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मुर्गियाँ बिना लक्षण प्रकट के ही मर जाती हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक बीमारी है। बर्ड फ्लू भारत में सबसे पहले सन 2006 में महाराष्ट्र में सबसे पहली बार देखा गया था, ये ध्यान रखें। सबसे पहली बार बर्ड फ्लू कहाँ देखा गया? सन 2006 में महाराष्ट्र में देखा गया था। रानीखेत बीमारी की खोज सन 1928 में उत्तराखंड में हुई थी। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भारत की बात करें तो 1928 में हुई है, और यदि विश्व में बात करें तो सन 1906 में ही हो गई थी, जो कि इंग्लैंड में इसको सबसे पहले न्यूकैसल्स नामक स्थान पर देख लिया गया। लेकिन भारत में इसको कहाँ देखा गया? उत्तराखंड में रानीखेत नामक स्थान पर देखा गया, इसलिए इसका नाम रानीखेत भी यहाँ पर पड़ गया, और विदेश में इसको न्यूकैसल्स के नाम से जाना जाता है। कॉक्सीडियोसिस रोग भी मुर्गियों में कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। जी हाँ, कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी है वो कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। चिरकालिक श्वसन रोग को दीर्घकालिक श्वसन तथा श्वसन शोथ के नाम से भी जाना जाता है।
चिरकालिक श्वसन रोग को किस नाम से, दीर्घकालिक श्वसन रोग के नाम से भी जाना जाता है तथा उसको श्वसन शोथ भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। 14वां ओटी है बर्ड फ्लू रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। आपको बता चुका हूं कि बर्ड फ्लू रोग विषाणु के द्वारा होता है। और कॉक्सिडियोसिस रोग में मुर्गियों की कलंगी पीली पड़ जाती है, जरूर याद रखिएगा। रानीखेत बीमारियों में मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती हैं और सीटी की आवाज आती है। और कॉक्सिडियोसिस रोग में मुर्गियां एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये लक्षण भी हैं 2-3, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए थ्योरी में। कोई कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सभी बच्चों ने अच्छी प्रकार से पढ़ा। कहीं किसी को यदि समस्या आई हो, समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।